नमस्कार दोस्तों, सिलेक्शन तक में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त डीके गौतम। जैसा कि आप सबको पता है कि आज एमपीपीएससी 2024 का प्रीलिम्स एग्जाम हो चुका है। आप लोग इंतजार कर रहे होंगे पेपर के एनालिसिस को लेकर। जैसा कि मैं इससे पहले वीडियो में आपको बता चुका था कि हम एक वीडियो रिकॉर्ड करेंगे तो जिसमें आपके पेपर का यूनिट वाइज पूरा एनालिसिस और कट ऑफ भी बताने वाले हैं। आज मेरे साथ है श्री सुनील सिनगोने सर, जो 2012 में पहली बार एनटी के पोस्ट पर पदस्थ हुए थे। इन्हें लगातार एमपीपीएससी के 7 इंटरव्यू और 2015 में सहायक संचालक पद पर अभी पदस्थ हैं। सर, सबसे पहले तो सिलेक्शन तक में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर ने जो मेहनत की इस पेपर को लेकर, क्योंकि सर को काफी भी अध्यापन कार्य से जुड़े हुए हैं, बच्चों को निःशुल्क मार्गदर्शन भी देते हैं। तो यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो हम 1 to 1 हर एक चीज पर जो भी आपके प्रश्न रहे हैं उस पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जैसे कि पेपर कैसा था, कितने प्रश्न कठिन थे और कहां से कितने प्रश्न आए, इन सभी जो आपके डाउट है वो क्लियर करेंगे। सर, सबसे पहला जो प्रश्न है कि पेपर कैसा था? जो आज का पेपर था, बहुत सारे बच्चों के मेरे पास भी कॉल आए। आपने भी इंटरव्यू लिया आज, तो मैंने उसे भी देखा। उसको देखकर और पेपर का एनालिसिस कर मुझे लगता है कि पेपर एकदम सरल भी नहीं था और पेपर बिल्कुल टफ भी नहीं था। मतलब इसको मैं मॉडरेट श्रेणी में रख सकता हूँ कि कठिन कुछ प्रश्न थे, सरल प्रश्नों की संख्या ज्यादा थी। जैसा कि अक्सर पीएससी का रुझान रहता है कि सरल प्रश्न ही अक्सर पूछे जाते हैं, तो ज्यादा प्रश्न सरल प्रकृति के थे। इसलिए पेपर कंफ्यूजन और टफ प्रश्नों को अगर मिलाए तो मॉडरेट श्रेणी का पेपर हम कह सकते हैं। जिसने मेहनत की होगी अच्छे से, उनसे पेपर अच्छे से बना होगा। जैसा कि आपने पेपर देखा, मैंने भी देखा, तो आपका क्या मानना है, कितने प्रश्न इस पेपर में कठिन थे जो आपको लगा? अगर कठिन प्रश्नों का जो मैंने एनालिसिस किया है, वहां से मुझे लगता है कि पहली यूनिट से अगर बात करें तो के.एम. पणिक्कर ने आधुनिक भारत के कूटनीतिज्ञ जिसे कहा, ये कोटेशन वाइज प्रश्न हर बार पीएससी पूछता है और बच्चों से बनते नहीं है। तो ये प्रश्न इस बार भी ऐसा था जो अधिकांश बच्चों से नहीं बना होगा। फिर भी अगर कुछ अनुमान लगाते तो प्रश्न बन सकता था। क्षत्रियों के उपनयन संस्कार से एक प्रश्न आया था, वो मुझे लगता है कि बहुत टफ था। संस्कार तो सबने पढ़े, पर क्षत्रियों के इतना डिटेल में अंदर से पढ़ना, वो भी सिलेबस में चेंज हुआ था, तो मुझे लगता है कि मुश्किल है कि बच्चों ने इतना डिटेल पढ़ा होगा। इसके बाद दूसरी यूनिट की अगर बात करें तो नर्मदा नदी का सबसे पहले उल्लेख जहां मिलता है, वहां बच्चों को प्रश्न थोड़ा टफ लगा होगा। दूसरी यूनिट से यशोधर्मन के सौम्य अभिलेख और बंधुवर्मन के जो अभिलेख थे, बंधुवर्धन का अभिलेख था, वहां से प्रश्न था, वो मुझे टफ प्रकृति का निशान लगे थोड़ा वो। हाँ, मुझे टफ लगा वो। तीसरी यूनिट से मुझे ऐसा कोई प्रश्न, चौथी यूनिट से भी कोई प्रश्न ऐसा मुझे टफ नहीं लगा। पांचवी यूनिट जो थी उससे मुझे टफ प्रश्न तो नहीं लगे, लेकिन 3 प्रश्न ऐसे थे जो कंफ्यूजन वाले थे। मैथ्स जिसने अच्छे से पढ़ा होगा उसी ने उसका उत्तर दिया होगा, तो उसको हम आगे डिस्कस कर सकते हैं। छठी यूनिट से मुझे लगता है 2017-18 में भारत के सभी कारखानों का एमपी में प्रतिशत, ये प्रश्न मुझे लगता है टफ है। 2017-18 से प्रश्न हम पूछ लिए, बच्चे इतना एक्सपेक्ट नहीं करते कि ऐसा इलाज में रचा जा सकता है, और पुराना करंट स्टैटिक प्रश्न ऐसा पूछे, तो ये टफ प्रश्न लगा। 9वीं यूनिट से एक कुरैट अली करके एक प्रश्न आया था, कुरैट अली, वो मुझे टफ लगा। 8वीं यूनिट से करंट अफेयर्स ऐसा कोई प्रश्न नहीं था जो मुझे टफ लगता है। 10वीं यूनिट से 2 प्रश्न टफ आए थे, एक भीमा जनजाति करके आया था और एक मांडवरा त्योहार करके प्रश्न आया था। ये दोनों प्रश्न मुझे कहीं पर पढ़ने में नहीं आए, और यहां से मुझे लगता है कि ये 10-11 प्रश्न जो थे वो कठिन की श्रेणी में इसको मैं रखता हूँ। जैसा कि सर ने अभी यूनिट वाइज प्रश्नों का जिक्र किया, वो सभी चीजों को बहुत आसान तरीके से आपको बता दिया है। आप अपने पेपर देखकर इसका एनालिसिस कर सकते हैं। इसके आगे मैं सर कहूंगा, कोई ऐसा पेपर में कोई डाउटफुल प्रश्न रहे हो आपको लगा? डाउट के हिसाब से अगर बच्चों की बात करें, इसको भी मैं यूनिट वार ही बताना चाहता हूँ। यूनिट वार अगर हम इसको देखें तो कंफ्यूजन वाला पहला ब्रह्म समाज, पहली यूनिट से अगर बात करें तो ब्रह्म समाज से प्रश्न आया था कि केशव चंद्र सेन जो प्रधान आचार्य बने थे वो किसके बाद बने थे, किसने बनाया उनको। तो एक प्रश्न ये था। वेल्स के जो राजकुमार आए थे, बच्चे सविनय अवज्ञा आंदोलन और असहयोग आंदोलन में कंफ्यूज हो चुके थे यहाँ पर, जहां तक मुझे भी लगा। इसके बाद दूसरी यूनिट से अगर बात करें तो गम्मत एक प्रश्न बहुत टफ श्रेणी में उसको रख सकते हैं। दूसरी यूनिट से गम्मत वाला प्रश्न मुझे लगा कि टफ प्रश्नों की श्रेणी में उसे रखना चाहिए। कंफ्यूजन में ताउते प्रश्न आ गया था चक्रवात से, भूगोल से,
2021 का चक्रवात था। बच्चों ने जितने भी चक्रवात पढ़े थे वो सारे पढ़े थे कैसे, भूगोल से, जो अभी रिसेंटली जिनके नामकरण हुए हो ऐसे प्रश्न पढ़े थे, तो बच्चे ताउते तक नहीं पहुंच पाए, क्योंकि 2021 का कौन पढ़ेगा, ये तो बच्चों को वैसे ही टेंशन हो रहा था। इसके बाद चौथी यूनिट की अगर बात करें तो चौथी यूनिट से कंफ्यूजन, सोयाबीन का उत्पादन प्रारंभ करने वाले जिला, बच्चे उज्जैन देवास में कंफ्यूज हो रहे थे, जहाँ की कंफ्यूजन होना मुझे लगता है लाजमी है। वही और है कि सर जिसने पहले से 2-3 बार अटेम्प्ट दी है, पहले से बहुत पढ़ा है, तो ये प्रश्न बना दिया होगा। जिसने पहले से तैयारी कर रखी होगी उससे प्रश्न बने होंगे, उससे कुछ ज्यादा प्रश्न बने होंगे। जिसने मेंस पढ़ रखा होगा पहला, उससे भी कुछ प्रश्न बने होंगे, इसको मैं आपको बताता हूँ। जैसे सोयाबीन का उत्पादन प्रारंभ वाला हमने डिस्कस कर लिया। बांस को राष्ट्रीयकरण कब किया गया, ये भी एक ऐसा प्रश्न है जो बच्चों ने अभी नहीं पढ़ा होगा, पहला पढ़ा होगा तो कहीं ना कहीं दिमाग में आ गया होगा। सन वाले प्रश्न अक्सर आते हैं। इसके बाद 5 मिनट से मैं अभी आपसे कह रहा था कि मुख्य परीक्षा जिसने पढ़ रखी होगी, 3 प्रश्न लगातार ऐसे थे। एक डीपीएसपी और अधिकारियों की मध्यवर्तीता का जो केस था, उसमें गोलकनाथ बनाम भारत संघ वाला केस है, पंजाब मामला जो था वो, और चंपाकन दोहरे राजन वाले प्रश्नों में बच्चा बहुत कंफ्यूज हुआ। इसके बाद चुनाव परसेंटेज, इसमें प्योर कॉन्सेप्ट था, रटने वाले बच्चे से ये बनने वाला नहीं था। इसके बाद चुनाव आयुक्तों से प्रश्न था कि सभी चुनाव आयुक्तों की शक्तियां बराबर होती है। आयोग हम पहले पढ़ चुके थे, जिन्होंने पिछली बार आयोग बहुत डिटेल में पढ़े थे, उन बच्चों से ये प्रश्न बना होगा। जिन्होंने मेंस चुनाव आयोग अच्छे से पढ़ रखा होगा, क्योंकि मेंस में भी था और हम पढ़ा चुके हैं इसको, तो वो भी बच्चों से अच्छा बना होगा। इसके साथ संशोधन में राज्यों के अनुसमर्थन की जो प्रश्न एक आया था कि किसमें मतलब जीएसटी काउंसिल वाला प्रश्न इसमें उत्तर था, वो भी जिसने अनुच्छेद 368 को डिटेल में पढ़ा होगा उससे ही बना होगा। तो हम कहते भी है कि जिन्होंने डिटेल में प्रश्न पढ़े होंगे, जिन्होंने डिटेल स्टडी की होगी, उनसे प्रश्न, उस 2-4 प्रश्नों का वेटेज, और इतना वेटेज प्रीलिम्स निकालने के लिए मैं कहता हूं बहुत ज्यादा मार्जिन क्रिएट कर देता है। इसके बाद अगर छठी यूनिट की बात करें तो छठी यूनिट में कंफ्यूजन वाले में एक एसएलआर से प्रश्न आ चुका था, और जीडीपी में बाह्य ऋण कितना था, एक वो प्रश्न भी बच्चों को कंफ्यूज कर रहा था। जहां तक 24-25% था, 18% के लगभग। समग्र शिक्षा अभियान से प्रश्न आया था, सोशोलॉजी, और इसमें जो डिटेल में जो शिक्षा जिन्होंने पढ़ा होगा उनसे बनेगा, नहीं तो ये प्रश्न भी थोड़ा बच्चों को टफ लगाएगा, क्योंकि इतनी योजनाओं का कॉम्बिनेशन बच्चा याद नहीं कर पाता। गेहूं उत्पादन में क्षेत्रफल और उत्पादन दोनों पूछ लिया था, इसमें इनके प्रथम है। तो बच्चा पढ़ता है स्टेट वार जो लिस्ट पढ़ता है, वहां पे बच्चे को लगता है कि यार ये प्रश्न है, तो यहाँ कंफ्यूजन मुझे लगता है कि उनसे क्रिएट हुआ होगा। 7वीं यूनिट में अगर हम बात करें, कंफ्यूजन में मुझे ऐसा कोई प्रश्न नहीं लगता जिसने बच्चों को कंफ्यूज किया होगा। 8वीं यूनिट में कंफ्यूजन मुझे नहीं लगता, लेकिन खेल को बच्चों ने क्या किया था, छोड़ दिया था, क्योंकि पिछले वाले करंट अफेयर्स में खेल से स्पेसिफिक प्रश्न पूछने का मेंशन था। इस बार मध्य प्रदेश, भारत और अंतरराष्ट्रीय या राष्ट्रीय कह सकते हैं, तीनों का समसामयिक घटनाओं का आना था प्रश्न, लेकिन इस बार भी खेल से 2 प्रश्न पूछ लिए। तो अगली बार बच्चों को मैं आपके चैनल के माध्यम से हिदायत देना चाहता हूं कि अगली बार खेल को भी अच्छे से कवर करके उनको जाना है, और कहीं ना कहीं सर खेल का भी करंट से लिंक करके पूछा, बिल्कुल लिंक करके पूछा है, अधिकतर बच्चों ने लिंक करके पूछा है। लेकिन पिछली बार खेल स्पेसिफिक करंट अफेयर्स में खेल वाले पोर्शन को मेंशन किया था, इस बार वो गायब था, लेकिन प्रश्न वहां से आया है। 9वीं यूनिट से कंफ्यूजन यूनिक्स करके जो एक प्रश्न था उसमें था, और भ्रामक ईमेल जो था, फिशिंग और स्पैमिंग में बच्चे कंफ्यूज हुए होंगे, जहां तक मुझे मैंने एनालिसिस किया ये होना चाहिए। 10वीं यूनिट की अगर बात करें लास्ट, कंफ्यूजन रघुनाथ सिंह मंडलोई करके एक प्रश्न आया, और मैं आपको बताऊं कि जो मैंने एक मैराथन ली थी उसमें आपकी संदीप सिसोदिया और सिलेक्शन तक ने बहुत अच्छा सराहनीय प्रयास किया था। मैंने इसी यूनिट को देखकर या इस बुक से वो यूनिट कवर की थी, उसमें से 8 से 9 प्रश्न सीधे सीधे, जिसमें वन्या वाला प्रश्न आपसे बना, और 8 से 9 प्रश्न इस वाली बुकलेट से बन गए। इसका अगला वर्जन जब हम लॉन्च करेंगे और थोड़ा इसको हल्का सा डिटेल बढ़ाएंगे, तो मुझे लगता है अगले वार में तो 10 से 10 प्रश्न आप इसमें से कवर कर देंगे। अभी बता रहे, मैंने तो अभी देखा नहीं, क्योंकि मैं रिव्यू लेकर आया, वीडियो बनाया, फिर मैं यहाँ पे आ गया, तो उनमें देखूंगा कैसे कैसे प्रश्न है। नहीं, मैं इसलिए नहीं कि आपके बुक है, मैं इसको इसलिए बोल रहा हूँ कि वास्तव में, और बच्चे इसको मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, 8 से 9 प्रश्न, और इतनी पतली बुक जहाँ पे लगभग 100 पृष्ठों में 8 प्रश्न बना देना और एक पूरी यूनिट कवर करना, जबकि भूगोल इतिहास के लिए बच्चा 2-2, 3-3, 4-4 सौ की पेज की बुक पढ़ रहा है, उसमें से अगर 100 पेज की बुक पढ़ के 8 प्रश्न बन रहे हैं बिना कंफ्यूजन के, तो मैं तो कहता हूं कि ये प्रयास भागीरथी प्रयासों की श्रेणी में आता है।
यदि ऐसा है तो मैं अभी जाके इसके प्रश्न वो फैक्ट बिल्कुल निकालूंगा। बिल्कुल निकालना चाहिए। प्रश्न शायद टेलीग्राम में भी डाल देंगे कौन कौन से ऐसे प्रश्न रहे जो बुक से आए, क्योंकि अभी एक्चुअली मैं सच बताऊं सर, मैंने वो उतना एनालिसिस नहीं किया और देखा भी नहीं। और मैंने ये भी देखा कि आपने अपनी किताब का अपने चैनल तक पे अभी प्रमोशन नहीं किया। ये प्रमोशन के पर्पज से बिल्कुल नहीं है, बच्चे खुद इसको पढ़ा, कलरफुल होने की वजह से इसमें बच्चों का बहुत मन लगा रहा। ये बहुत अच्छा था कि आपकी बुक कलरफुल थी। जी आपने जरूर सही देखा, क्योंकि बुक लॉन्च होने के बाद ही मैंने ऐसा कोई वीडियो नहीं बनाया जो बुक को लेकर बना। बिल्कुल मैंने ये एनालिसिस किया, टीचरों ने और अकेडमी वालों ने सबने बनाया था बहुत सारे। और मेरा अभी चैनल सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। आपने इतना सपोर्ट और कॉन्फिडेंस के साथ बच्चों को सजेस्ट किया था। सर ऐसा कोई प्रश्न है जो आपको लगा कि इसमें कोई त्रुटि हो? त्रुटि का मुझे लगा इस बार एक प्रश्न लगा, दो बात करूंगा मैं। एक स्वरोजगार से आया था जिसमें बिरसा मुंडा और टंट्या भील दोनों आया था। 2013 में टंट्या भील योजना स्वरोजगार के नाम से शुरू हुई थी, बाद में उसका नाम चेंज कर दिया गया। उसका उत्तर बिरसा मुंडा होना चाहिए, स्वरोजगार योजना, जो कि हमने पढ़ाया भी था। और आपके इसमें क्लियर दोनों योजनाएं मेंशन है, दोनों में स्वरोजगार लिखा हुआ है, मैंने देखा, आप देख लीजिएगा। तो उसको बच्चे लेके आयोग में जा सकते हैं, लेकिन उसका उत्तर वैसे बिरसा मुंडा होना चाहिए। त्रुटि की बात करें तो चोटियों की ऊंचाई से एक प्रश्न आया था जिसमें हिंदी में अवरोही क्रम दे रखा था और इंग्लिश में दे रखा था असेंडिंग। तो असेंडिंग का मतलब होता है कि आपको क्या करना है, आरोही क्रम हो गया उसका। तो दोनों में बच्चा हो गया कंफ्यूज। लेकिन हम पहले बताते हैं कि निर्देशों को बहुत ही कड़ाई से आपको प्लानों का पालन करना है। एग्जाम में पेपर में सबसे पहले निर्देश पढ़ना है। तो 90 नंबर के निर्देश में लिखा हुआ है कि हिंदी का जो भी ट्रांसलेशन में अगर त्रुटि होती है तो हिंदी मान्य होगा। अब इसमें जिसने हिंदी में अवरोही पढ़ लिया वो सही लगा गया, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के साथ यहाँ पर मुझे लगता है कि एक थोड़ा सा गलत हुआ है। एक सर का अनुभव की बात बता दूं, अभी हम इससे पहले चर्चा कर रहे थे कि सर ने अधिकतर जो स्टूडेंट्स को मैसेज भेजे उस वक्त मेंशन किया था कि हिंदी और इंग्लिश ट्रांसलेशन जरूर देखें। मैंने सुबह कम से कम 200-300 बच्चों को मैसेज भेजा, 3 ही लाइन लिखी थी, कंफ्यूज ना हो, कूल रहे, काम रहे, और इंग्लिश ट्रांसलेशन और हिंदी दोनों में प्रश्न पढ़ना, उसके बाद ही उत्तर लगाना है। तो यहां से मुझे लगता है कि अगर वो सावधानी बरतते तो ये प्रश्न उनसे गलत नहीं होता। इंग्लिश वालों को लॉस हो सकता है, हो सकता है हो सकता है। एमपीएससी के नए सिलेबस में जो 10 यूनिट दिए हैं उनमें कुछ नए टॉपिक जुड़े हैं, उनसे कैसे और कितने प्रश्न आए? प्रश्नों की जो नए टॉपिक जुड़े हैं पिछले बार के सिलेबस से, तो एक तो 10वीं यूनिट जनजातियां ही जुड़ी हुई है। एक जगह पहले भी मेंशन थे, बच्चे पढ़ते थे, लेकिन उसका वेटेज बढ़ गया। आयोग से प्रश्न बहुत न के बराबर आए, जो कि पहले यूनिट थी वो हट गई है। बात करें पहली यूनिट की, तो इसमें नए टॉपिक में सभा समिति और सबसे प्राचीन जो वेद से प्रश्न आया था, ऋग्वेद सबसे बन गया होगा, संस्कार से प्रश्न आया, अष्टांग योग से प्रश्न आया। तो हिस्ट्री से पहली वाली जो यूनिट थी उसकी पहली लाइन से ही मुझे लगता है पहले टॉपिक से 4 प्रश्न नए वाले पूछे गए। दूसरी यूनिट में ऐसे नए प्रश्न मुझे तो नहीं लगता कुछ आया हो। इसके बाद तीसरी यूनिट में नया प्रश्न इसमें भी नहीं कुछ मुझे लगा। चौथी यूनिट से भी कुछ नहीं है। 5वीं यूनिट में सुशासन करके टॉपिक जुड़ा था, जो कि प्रश्न आ रहा था भोपाल में उसका मुख्यालय, वो सबसे बन गया होगा। छठी यूनिट में ओडीओपी से 2 प्रश्न इस बार आए हैं और वो भी बहुत सरल टॉपिक था। 7वीं यूनिट से सतत विकास की अवधारणा से एक प्रश्न इस बार नए टॉपिक से पूछा गया है और करंट अफेयर्स पिछली बार भी था। 9वीं और 10वीं यूनिट तो उसमें कुछ नहीं, 10वीं यूनिट तो पूरी नई थी, तो वहां से लगभग 10 से 11 प्रश्न वहां से पूछे गए हैं। सर जैसे कि यूनिट वाइज प्रश्नों की बात की जाए तो यूनिट वाइज प्रश्नों का वेटेज क्या रहा? यूनिट वाइज प्रश्नों के वेटेज में अगर मुझे लगता है तो करंट अफेयर से 6-7 क्वेश्चन आए हैं, जबकि 9वीं यूनिट से वेटेज अगर 10 प्रश्न का, अगर 10 से 10 प्रश्न अगर देता आयोग, तो 9वीं यूनिट में मुझे लगता है 12 से 13 प्रश्न आयोग ने दिए। बाकी सभी यूनिटों का वेटेज वाइज 9 से 10 प्रश्न ही उन्होंने दिए हैं। बात करें जहां पर एमपी की 4 यूनिट अगर लगभग थी और भूगोल भी, इतिहास भी, वो भी एमपी का ही पार्ट है, तो इसे देखा जाए तो लगभग 10 प्रश्न सबसे आए। एमपी का वेटेज नो डाउट सबसे ज्यादा था। तो मुझे लगा केवल करंट अफेयर्स वाली यूनिट और 9वीं यूनिट जो है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, उसमें वेटेज में थोड़ा सा 2-3 प्रश्नों का अंतर है, बाकी लगभग सब में वेटेज बराबर है। सर यदि बात की जाए पॉलिटी और इकोनॉमी, जैसे अभी तक जो परंपरागत रूप से प्रश्न देखने को मिलते थे या पूछे जाते थे, उसमें वो वर्तमान में इस बार कितना बदलाव देखने को मिला? बदलाव था जो इकोनॉमिक्स था उसमें आंकड़ों से ज्यादा प्रश्न पूछे गए, पुराने आंकड़े भी पूछे गए। जैसे 2017 मैंने अभी आपको बताया था, 2017-18 से भी प्रश्न पूछा गया एमपी में प्रतिशत, भारत के सभी कारखानों में एमपी का क्या प्रतिशत रहा, ये प्रश्न है। एसएलआर
भी पुराना प्रश्न है। जीडीपी में बाह्य ऋण भी एक प्रश्न जो कि लगता है कि बहुत आंकड़े जिसको याद होंगे वही कर पाएगा। ऐसे पंचवर्षीय योजनाओं से ऐसे प्रश्न इस बार बिल्कुल नहीं बने हैं, योजनाओं से भी कम प्रश्न बने। समग्र शिक्षा से प्रश्न जरूर बनाए। गेहूं उत्पादन, राज्यों के उत्पादन, जैसे इस बार चावल वाले में पूछा गया, एमपी में कुल दलहन वाले में पूछा गया, तो राज्यों के उत्पादन वाले प्रश्न 2-3 प्रश्न यहाँ पर आए हैं, बच्चों को वो उसको वेटेज देना चाहिए। ओडीओपी से 2 प्रश्न आए, वो अगले साल भी आने वाले हैं। इसके अलावा पॉलिटी की अगर बात करूं तो 10 प्रश्नों में से 7 प्रश्न तो बिल्कुल सरल थे, लेकिन 3 प्रश्न उन्हें से बने जिन्होंने अच्छा एनालिटिकल और डिटेल में पढ़ा होगा, जिन्होंने मेंस अच्छा तैयार करा होगा। जैसे मौलिक अधिकारों में टकराव वाला मेंस का ही टॉपिक है। एक जो आयोगों को हम डिटेल में पढ़ाते हैं, वो चुनाव आयोग का जो प्रश्न था एक वो, और एक प्रश्न जिसमें पूछा गया था कि संशोधन वाला 368, तो पूरे संशोधन जिन्होंने पढ़े होंगे, संशोधन की प्रक्रिया को डिटेल में पढ़ा होगा, उन्हीं से बनता होगा, नहीं तो बच्चों ने केवल संशोधन पढ़े होंगे, वो प्रश्न मुझे लगते हैं। एक प्रश्न आ गया था मंत्रिमंडल वाला कि संशोधन में कि मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश वाला, एक वो भी थोड़ा डिटेल में संविधान संशोधन पढ़े होंगे, उनसे ही बना होगा। पॉलिटी को लेकर आपको थोड़ा एनालिटिकल पढ़ना पड़ेगा। बदलाव की ओर जो आपने बात कही, बदलाव मुझे लगता है कि राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्रियों से प्रश्न बन रहे थे, विधानसभा उपाध्यक्ष और मुख्यमंत्रियों से प्रश्न बन रहा था, न्यायाधीशों से प्रश्न बन रहे थे, वो सारे प्रश्न इस बार गायब थे। और हो सकता है कि अगली बार आयोग फिर उनको पूछे और ये वाले प्रश्न, तो बदलाव तो होने चाहिए। और बदलाव से बच्चा क्या होता है कि एकदम एक ट्रेंड पे नहीं चलते, तो बदलाव तो होना चाहिए। मुझे लगता है बदलाव इस बार आयोग ने किया भी है, जो कि अच्छी बात है। सर, इस बार के पेपर को देखते हुए नए सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है बच्चों को तैयारी के प्रति किस टाइप से सजग रहना चाहिए? देखिए, यहाँ बच्चे से मैं बात करना चाहता हूँ कि आपको इतिहास वाला जो पहला पोर्शन है उसको बहुत अच्छे से देखना चाहिए, और किसी भी टॉपिक को हल्के में नहीं ले, सभी टॉपिक को डिटेल में पढ़े। लास्ट टाइम पे केवल मैराथन देखकर भी आपका काम नहीं चलेगा। आपको अच्छे सब्जेक्ट पढ़ाने वाले, जिनको डेप्थ में नॉलेज हो, ऐसे टीचरों से आपको पढ़ना चाहिए, और कम से कम किताबों का अध्ययन करना चाहिए। जैसे कि केवल नोट्स और ये पढ़ के भी सारे प्रश्न आपके नहीं बनेंगे, किताब प्लस नोट्स, और आपको ज्यादा से ज्यादा प्रश्न सॉल्व करना चाहिए। कम से कम 2 टेस्ट सीरीज आपको लगानी चाहिए, जिससे आपको क्या होगा कि आपका कंफ्यूजन दूर होगा और नए नए प्रश्न आपको मिलेंगे। थोड़ा लगता है कि टफ प्रश्न जो आते हैं 10 प्रश्न, उनको भी आपको लगता है उनको रडार में अपने लेना चाहिए। तो डिटेल में आप स्टडी को थोड़ा अपना ये रखें, क्योंकि पोस्ट कम आती है तो कट ऑफ ऊपर जाता है। लास्ट चीज है जो बच्चे अभी सुनने के लिए अभी रुके हुए हैं कि कट ऑफ क्या रह सकता है, आपको क्या लगता है इस बार पेपर को देखकर, पोस्ट को देखकर? जैसे हमने टफ टॉपिक जो उठाए थे, वो टफ प्रश्नों की बात करें तो 10 से 11 प्रश्न ऐसे थे जहां मुझे लगता है कि बच्चों ने तुक्का ही मारा है, उन्हें कुछ भी याद नहीं था। 15 से 16 प्रश्न ऐसे थे जहां बच्चों को 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन जरूर हुआ होगा। तो 2 प्रश्नों को अगर हम देखें, इन 25 प्रश्नों को, बचे हुए 75 प्रश्न हैं, सरल थे। बच्चों ने अगर थोड़ा भी अच्छे से पढ़ा होगा, साल भर से अगर कंटिन्यू स्टडी कर रहे होंगे प्री और मेंस की, तो 75 में से लगभग 70% प्रश्न उनसे बढ़ जाने चाहिए। इसके बाद बचे हुए जो 25 प्रश्न हैं, 2-4 प्रश्न तो सभी बच्चों से सिली मिस्टेक्स हुई होंगी, उसमें तो कोई नहीं बचा होगा। 25 प्रश्नों में से मैं बताऊं जहां पर आपको कंफ्यूजन हुआ होगा, वहां से बच्चों ने 5-6 प्रश्न वहां से बना लिए होंगे। 10 प्रश्न टफ थे, तुक्का भी लगाया होगा सर, तो इसमें क्या होगा कि 3 प्रश्न या 4 प्रश्न बच्चों ने बना लिए होंगे। 75 में से गलतियों के बाद भी 72 प्रश्न बच्चों ने करने चाहिए, जो सीरियस है पोस्ट कम होने के हिसाब से, और बचे में से लगभग 10 प्रश्न उनसे बनने चाहिए। इस प्रकार से मेरे कटऑफ का जो अनुमान है, वो पिछले बार जो कटऑफ गया था 81, इस बार कटऑफ 81 से 82 ही रहेगा, कटऑफ कम होने वाला नहीं है। दूसरा, जनरल फीमेल की बात करें तो कटऑफ 79 to 80 रहेगा। ओबीसी मेल और ईडब्ल्यूएस का कटऑफ भी इतना ही रहेगा। ओबीसी फीमेल का कटऑफ रहेगा 77 to 78, जो मेरा अनुमान है। एससी कैटेगरी का कटऑफ रहेगा, वो रहेगा, मेल का बता रहा हूं मैं, 74 to 75, और एसटी मेल का कटऑफ जो रहेगा वो रहेगा 72 to 71, और इसमें महिलाओं का एक आप घटा सकते हैं जी। ये मेरा अनुमान है और लगता है कि ये सही साबित होगा। यदि वैकेंसी बढ़ती है तो थोड़ा बहुत बदलाव देखने को मिल सकता है। यदि आयोग वैकेंसी बढ़ा दे तो बच्चों का भला हो जाएगा, और अगर 200, 300 या 400 तक वैकेंसी जाती है तो इस कटाव में कम से कम 3 प्रश्नों का अंतर आ जाएगा। जो कटाव में बता रहा हूं 82 से 83, वो 79 to 80 पे आ जाएगा।
78 टू 79 भी हो सकता है। अगर वैकेंसी बढ़ती है तो ये तो कट ऑफ 82 से कम किसी हाल में जाने वाला नहीं है। अभी लगभग 1 महीना है जब तक रिजल्ट आएगा, बिल्कुल। और रिजल्ट आने से पहले हो सकता है वैकेंसी बढ़ जाए। हाँ, ऐसी संभावना है। तो चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सिलेक्शन तक को टाइम दिया और इतनी मेहनत करके पूरा पेपर को एनालिसिस किया। जी। थैंक यू सो मच।